गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस क्विज कार्यक्रम में, डेली जी के क्विज कार्यक्रम में। प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो क्लास है, आज की क्लास स्पेशल आपके लिए एसएससी पर आधारित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए एक दिवसीय परीक्षाओं के प्रश्नों पर आधारित है। एसएससी के जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के हमने जो आज इस क्लास में प्रश्नोत्तरी तैयार की है। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओएसआई, एसएससी जेई आदि की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद हेल्पफुल साबित हो सकती है। क्लियर है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, बिना किसी विलंब के और बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में पहला सवाल आपके सामने, पहला क्वेश्चन कि मरियाना गर्त पृथ्वी की सबसे गहरी जगह है जो पानी में स्थित है, यह किस महासागर में स्थित है? एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है कि देखिए, मरियाना ट्रेंच को पूछा गया है कि जो मरियाना ट्रेंच है, ये मरियाना जो ट्रेंच है ये पानी में स्थित है और पृथ्वी की ये सबसे गहरी जगह है, एवं ये किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन देखिएगा एक बार, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। और प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें मरियाना ट्रेंच की, तो मरियाना ट्रेंच जो स्थित है वो है आपका प्रशांत महासागर में। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? प्रशांत महासागर। प्यारे अभ्यर्थियों, देखिए, बात करें अगर प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना ट्रेंच की, तो जो मरियाना ट्रेंच है ये पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। लोकेशन हमें, भौगोलिक जो लोकेशन है वो हमेशा आप लोग जियोग्राफिकल लोकेशन डिटेक्ट करिएगा, पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ पृथ्वी की यह ज्ञात सबसे गहरी खाई है जो मरियाना द्वीप समूह के पूर्व और दक्षिण में स्थित है। क्लियर हुआ? पूर्व और दक्षिण में स्थित है मरियाना द्वीप समूह में। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ज्ञात जो खाई है, अगर बात करें इसके पूरे गहराई की, तो इसकी जो गहराई है वो 10,900 मीटर है, यानी कि बात करें तो थोड़ा सा कम 11 किलोमीटर में, 10.9 किलोमीटर हम इसको कह सकते हैं। 10.9 किलोमीटर गहरा गर्त है ये मरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में है। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, और अगला क्वेश्चन है आपके एसएससी सीपीओएसआई 2020 में पूछा गया है आपसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ पर स्थित है? भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर या फिर राउरकेला? और प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें सही उत्तर की कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों, तो सही आंसर होगा आपका जमशेदपुर। क्या होगा? जमशेदपुर सही उत्तर होगा आपका, नहीं बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी, यानी कि जो ऑनर थे इनके, उनका नाम था जमशेद जी टाटा। क्लियर हुआ? इसकी स्थापना सबसे पहले झारखंड में हुई, झारखंड में मतलब कि जमशेदपुर में हुई। जमशेदपुर आपका झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ? 1911 में इन्होंने क्या किया कि कच्चे माल का जो है तो उत्पादन सबसे पहले इन्होंने प्रारंभ किया। ठीक, यानी सबसे पहला जो इनका उत्पादन था वो कच्चे माल पर आधारित था। इसके बाद में एक साल के बाद यानी 1911 से एक वर्ष के बाद यानी 1912 में इन्होंने क्या किया? स्टील का उत्पादन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये आपका बन गया टाटा आयरन और साथ ही साथ स्टील कंपनी टिस्को। प्यारे अभ्यर्थियों, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलें, और अगला प्रश्न पूछा गया आपसे एसएससी जेई 2017 की परीक्षा में, और इसमें कहा गया है कि 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला जो यात्री था मार्को पोलो किस देश से था? उज्बेकिस्तान, पुर्तगाल, इटली, मोरक्को? सभी लोग आप लोग आंसर करिएगा इसका। और प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें कि 13वीं शताब्दी में जो एक विदेशी यात्री आया भारत में जिसका नाम था मार्को पोलो किस देश से था? तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका इटली। इतालवी यात्री जो है आपका मार्को पोलो, ये 13वीं सदी में आया और इसने अपने यात्रा का अनुभव अपनी पुस्तक जिसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो नामक पुस्तक में इसने क्या किया? इसने वर्णन किया। 13वीं शताब्दी में भारत में आया था। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलें, और अगला प्रश्न पूछा गया है कि किससे पीड़ित व्यक्ति को, यानी इनमें से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को मौखिक निर्जलीकरण चिकित्सा यानी ORS दिया जाता है? एसएससी जीडी 2017 में इसको पूछा गया प्यारे अभ्यर्थियों। प्रवाहिका, घरघराहट, नेत्र सलासमला, शोथ या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी लोग इसका आंसर जरूर करिएगा प्यारे अभ्यर्थियों। और सही उत्तर की अगर हम बात करें कि आपका जो मौखिक निर्जलीकरण जो चिकित्सा है यानी ORS,
ये किसे दिया जाता है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, प्रवाहिका नामक एक जो रोग है, प्रवाहिका से पीड़ित, प्रवाहिका की बात करें ना तो देखिए रिहाइड्रेशन वाली समस्या है, मतलब शरीर में पानी की कमी हो गई है, वो आपका प्रवाहिका कहलाता है। क्लियर हुआ? प्यारे अभ्यर्थियों, जो ORS है, ORS की बात करें तो ORS का फुल फॉर्म होता है आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। ठीक है, बात करें इस ORS में तो देखिए ORS में नमक और ग्लूकोज आधारित एक विलयन हुआ करता है। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए गर्मी पड़ रही है, आपने सुना होगा कि ग्लूकॉन डी या फिर इलेक्ट्रॉल या फिर अन्य किसी जो है तो किसी भी विशेष प्रकार के उत्पादों को लेकर के जो ORS का जो घोल होता है वो उन रोगियों को दिया जाता है जिनके शरीर में पानी की कमी है, यानी प्रवाहिका रोग से अगर वो पीड़ित हैं उनको ORS का जो सॉल्यूशन है, जो घोल है, वो जरूर दिया जाएगा। ठीक है, ये करता क्या है? रिहाइड्रेशन की पूर्ति करता है, यानी जो निर्जलीकरण है उस निर्जलीकरण की पूर्ति करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्यारे अभ्यर्थियों, देखिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने हैजा और अतिसार से होने वाले सभी प्रकार के मतलब यानी सभी आयु वर्ग के लोगों में क्या किया कि इसके मतलब कि इलाज के लिए और इसके रोकथाम के लिए ORS का जो है तो सबसे पहला प्रस्ताव दिया था, यानी कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूनिसेफ ने सबसे पहले ORS का प्रस्ताव रखा था कि अगर निर्जलीकरण से अगर कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो उसको ORS का सॉल्यूशन जरूर दिया जाए। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका प्रवाहिका। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? SSC स्टेनो 2019 में देखिए इसको पूछा गया है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? नटवर सिंह, आनंद शर्मा, अरुण शौरी या फिर संजय बारू? सभी लोग इसका आंसर जरूर करिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, सभी लोग इसका आंसर जरूर करें। और बात करें कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह नामक पुस्तक का लेखन किया था आपके संजय बारू ने। किसने किया था? संजय बारू ने किया था, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बात करें देखिए संजय बारू की, तो प्यारे अभ्यर्थियों संजय बारू आपके राजनीति के जो टिप्पणीकार हैं, साथ ही साथ क्या हैं कि एक नीति विश्लेषक हैं। ठीक है, नीति विश्लेषक हैं, साथ ही साथ देखिए फिक्की के महासचिव भी रह चुके हैं ये, और 2004 से लेकर के 2008 में कांग्रेस की सरकार में ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे, और साथ ही साथ इनके क्या थे? मुख्य प्रवक्ता यानी कि PMO भी रहे। क्लियर हुआ? 1991 में इन्होंने, संजय बारू ने ही हाउ PV नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री, हाउ नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, हाउ नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री 1991 में इस पुस्तक को भी संजय बारू ने ही लिखा था। क्लियर हुआ? संजय बारू ने ही हाउ नरसिम्हा राव मेड द हिस्ट्री, ये उन्होंने पुस्तक लिखी थी, और साथ ही साथ उन्होंने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक का भी लेखन किया है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित है। क्लियर हुआ? और आपको पता होगा कि भारतीय फिल्म सिनेमा जगत ने क्या किया है कि इस पर एक फिल्म का निर्माण भी किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से किसने मोहिनीअट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 पुस्तकें लिखी हैं? SSC CHSL 2021 में पूछा गया था इसे। ऑप्शन देखिएगा, कलामंडलम राधिका, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, कलामंडलम हिमावती, या फिर डी ऑप्शन है आपका थंकमाली। ठीक है, थंकमाली। किसने मतलब कि मोहिनीअट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 पुस्तकें लिखी हैं? तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। इन्होंने क्या किया था? देखिए केरल राज्य के आपके मल्लपुरम जिले में थारुनाव्या नाम का एक गांव है। इस थारुनाव्या नामक गांव की मतलब निवासी है ये। क्लियर हुआ? और इन्होंने क्या किया है कि छीड़ हो रही इस कला को, मोहिनीअट्टम चूंकि छीड़ हो रहा था, जर्जर अवस्था में था, इस छीड़ हो रही कला को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिलवाया। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि इस आपके मोहिनीअट्टम नृत्य को मतलब कि शास्त्रीय नृत्य जैसा दर्जा दिलवा करके इतिहास में एक उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। क्लियर हुआ? ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि 2 पुस्तकें लिखी, एक आपकी है एक पुस्तक आपकी हो गई कि मोहिनीअट्टम हिस्ट्री, और दूसरा है आपका मतलब कि डांस स्ट्रक्चर यानी कि नृत्य संरचना। ठीक है, 2 पुस्तकें लिखी थी आपकी कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ने। यहाँ तक क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? बात करें अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MTS 2017 से कि भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, यानी आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगखा, गोरखा, मंडारिन या फिर असमिया? और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका जोंगखा।
सही उत्तर होगा जुंगखा, यानी ए ऑप्शन आपका प्यारे अभ्यर्थी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बात करें जुंगखा की, तो आपका देखिए जो जुंगखा है, जुंगखा आपकी जो तो भूटानी, यानी कि जुंगखा और भूटानी दो भाषाएं हैं। जुंगखा और भूटानी ये भूटान के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली एक चीनी तिब्बती भाषा है। ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा यानी चीनी और तिब्बती भाषा का ये मिश्रण है आपका जुंगखा जो है, और ये भूटान की एकमात्र आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, जब भी सवाल पूछा जाए आपसे कि भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है, मतलब कि आधिकारिक भाषा क्या है, तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका जुंगखा। ठीक है, क्योंकि यह भूटान की केवल और केवल एकमात्र आधिकारिक भाषा है जुंगखा। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रणब मुखर्जी, जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया था, भारत के किस राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था इसको, 12वें, 13वें, 14वें या फिर 15वें, किस राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका यहाँ पे 13वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 13वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया था। बात करें देखिए प्रणब मुखर्जी की, तो प्रणब मुखर्जी को, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी थे, प्रणब मुखर्जी को प्रणब दा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रणब दा के नाम से जाना जाता है। 2012 से लेकर के 2017 तक के भारतीय इतिहास में उन्होंने बतौर राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया, जिसके लिए इन्हें 2019 में बाद में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कांग्रेस सरकार में इनके पास देखिए रक्षा और वित्त मंत्रालय जैसे पदभार भी इनके पास रहे, यानी ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और आपके रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के निवासी थे आपके। ठीक है, साथ ही साथ देखिए विभिन्न जो है तो अनेक जो है तो चाहे वो आपके विश्व बैंक हो या फिर आपका जो है तो IMF हो, यहाँ पे इन्होंने जो है तो कई सारे जो है तो महत्वपूर्ण पदों पर भी बैठ करके इन्होंने क्या किया है, काम किया है आपके प्रणब मुखर्जी ने। और प्रणब मुखर्जी आपके भारत देश के 13वें राष्ट्रपति थे। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलिए, और अगला प्रश्न हमारा आज के करंट अफेयर से रिलेटेड कि क्रिकेटर कॉलिन मुनरो ने, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है? प्यारे अभ्यर्थियों, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड। देखिए एक क्रिकेटर है आपके कॉलिन मुनरो। कॉलिन मुनरो ने क्या किया है कि अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट पर जितने भी क्रिकेट मैच खेले जाते हैं उन सभी फॉर्मेट से इन्होंने क्या किया है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी, यानी अनाउंस कर दिया। अब पूछा आपसे ये जा रहा है कि जो क्रिकेटर कॉलिन मुनरो थे वो किस देश के निवासी थे? और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका न्यूजीलैंड। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी न्यूजीलैंड के निवासी थे आपके क्रिकेटर कॉलिन मुनरो। न्यूजीलैंड के देखिए जो अनुभवी टॉप जो है तो स्टार क्रिकेटर थे आपके कॉलिन मुनरो। इन्होंने क्या किया है कि ब्लैक कैप्स के साथ 123 मैचों के कैरियर के बाद अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट को क्या कर दिया है, हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया है, यानी कि संन्यास ले लिया है। 2020 में क्या किया था कि वो अपने देश के लिए खेले थे, आखिरी बार उनको खेलता देखा गया था 2020 में, जो अपने देश के लिए खेल रहे थे, यानी न्यूजीलैंड के लिए। क्रिकेटर कॉलिन मुनरो किस देश से संबंधित है? तो सही उत्तर आपका क्या होगा? न्यूजीलैंड से संबंधित है। ठीक है, और प्यारे अभ्यर्थियों आपके सामने रहा आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन कि 26वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? मतलब किस शहर में किया जाएगा? अभी किया नहीं गया, किया जाएगा। मुंबई, कोच्चि, चेन्नई और अहमदाबाद। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका कोच्चि, यानी कोच्चि। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो 46वीं जो अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री जो बैठक है, इसका आयोजन कोच्चि में किया जाएगा। प्यारे अभ्यर्थियों मैं इसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें इस समिति की, तो ये जो आपकी परामर्शदात्री जो समिति है, अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक जो है, और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं जो बैठक है, ये 20 से लेकर के 30 मई के बीच में कोच्चि में आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसका आयोजन 20 से 30 मई के बीच में किया जाएगा। ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो देखिए इस बैठक में क्या होगा कि भारत जो है तो औपचारिक रूप से अंटार्कटिका में नए रिसर्च स्टेशन की स्थापना की घोषणा करेगा। यानी भारत ने क्या किया है कि भारत ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भारत आगे आने वाले समय में क्या करेगा कि 20 से 30 मई के बीच में जो कोच्चि नामक शहर में जो बैठक का जो आयोजन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय संधि परामर्शदात्री बैठक का, इसमें एक नए रिसर्च स्टेशन की स्थापना की घोषणा करेगा प्यारे अभ्यर्थी। और रही बात अंटार्कटिका में, तो यहाँ पे भारत के पहले से भी मतलब किसी जो अनुसंधान केंद्र है, जो रिसर्च स्टेशन है, वो पहले से ही स्थापित है। क्लियर होगा प्यारे अभ्यर्थियों? ये थी आज की क्लास जो कि SSC ओरिएंटेड क्लास थी, यानी कि पिछले मतलब वर्ष की परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं SSC के सभी सेगमेंटों को हमने टच किया है। कैसी रही आज की क्लास? एक बार लास्ट टाइम जाते जाते कमेंट करके बताइएगा जरूर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।